नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। आप सबका पुनः स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आ जाइए दोस्तों, सब लोग एक बार आ जाइए दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप सभी को विदित है दोस्तों, डेली आपकी 12:30 बजे इनकम टैक्स को लेकर दोस्तों एक टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर, जिसमें मैं डेली आप लोगों को 25 प्रश्नों के माध्यम से इनकम टैक्स के संबंध में आपको रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन इसलिए बोलूंगा दोस्तों क्योंकि मैंने इनकम टैक्स आप लोगों को ऑलरेडी पूरी पढ़ा रखी है और इनकम टैक्स को लेकर पूरी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। ओके, और इनकम टैक्स से अभी आपको बता, और ये क्लास चलेगी 17 तारीख तक। 17 तारीख तक आपकी इनकम टैक्स डेली चलेगी, जिसमें आपको इनकम टैक्स के डेली 25 प्रश्न कराए जाएंगे। करीबन 250 से ज़्यादा प्रश्न आपको इनकम टैक्स के कराए जाएंगे और उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके सारे प्रश्न लग जाएंगे। ये कक्षा दोस्तों नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे विद्यार्थी दोस्तों जहाँ पर अगर बात करें तो उनके लिए दोस्तों ये कक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओके, उन सबके लिए दोस्तों ये कक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाए। ओके, ओके, चलो आ जाइए सभी को दोस्तों, गुड गुड आफ्टरनून, आ जाइए। तो अब बात करें सर ये क्लास अपलोड कहाँ हो रही है। पंकज बेटा ये क्लास अपलोड है इनकम टैक्स टेस्ट सीरीज के नाम से, एक फोल्डर है। वैसे इनकम टैक्स टेस्ट सीरीज के नाम से दोस्तों दो फोल्डर है, तो आपके एक फोल्डर में हो रही है इनकम टैक्स टेस्ट सीरीज के नाम से एक फोल्डर है, वहां पर अपलोड हो रही है। तुम थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करते, थोड़ा फोल्डर का नाम देख लो, इनकम टैक्स टेस्ट सीरीज के नाम से, इनकम टैक्स टेस्ट सीरीज के नाम से एक फोल्डर है केवल, वहां पर एक क्लास अपलोड हो रही है बिल्कुल। और आज तो तारीख भी मैंने डाल दी अच्छे से। ओके, अब तक की कक्षा में मैं आपको 50 प्रश्नों को लेकर बातचीत कर चुका। ओके, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी विद्यार्थी, कॉमर्स के जितने भी विद्यार्थी हो, इन कक्षाओं का बेनिफिट ले रहे हो और बेस्ट प्रश्नों के माध्यम से आप अपना पूरा रिवीजन करोगे। इन प्रश्नों को करने के बाद मैं मानना होता है कि दोस्तों कभी भी तुमको इनकम टैक्स जैसी बीमारी नहीं लगेगी। अगर अब देखो, गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख रुपए प्राप्त होता है, इसमें राशि में कटौती कितनी मिलेगी। तो देखो अपने को अरियर रेंट, ओके, रेंट देखो अरियर जो यानी अपने का जो अरियर रेंट है ना, अरियर रेंट रिसीव हुआ, अरियर रेंट अपने को रिसीव हो रहा है। अपने को अरियर रेंट क्या हो रहा है, मतलब रिसीव हो रहा है, मतलब बकाया किराया 1 लाख रुपए मेरे को वसूल हो रहा है। ओके, तो इसमें से दोस्तों आप जानते हो 30% की क्या मिलेगी, स्टेचुरी डिडक्शन मिलेगी। स्टेचुरी डिडक्शन इस पर दी जाती है 30% की, क्योंकि बकाया किराया, डूबा हुआ किराया नहीं ना, डूबे हुए डूबत किराए की वसूली के संबंध में कटौती नहीं मिलती। अगर कोई डूबा हुआ किराया प्रीवियस ईयर में प्राप्त होता है तो उस स्थिति पर दोस्तों कटौती नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर 30% की क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको दी जाएगी। तो इसका 30,000 रुपये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 30,000। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस ऑप्शन में कहीं पर भी 30,000 नहीं है। नहीं दोस्तों, इस ऑप्शन 30,000 कहीं पर भी नहीं है। 12,000 तुम्हारी आंसर की में दे रखा तो गलत था, तो 12,000 किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो यहाँ पर अपने टैक्सेबल जो इनकम होगी दोस्तों कितनी जाएगी आपकी, वो हो जाएगी दोस्तों आप लोगों के सामने, कितनी हो जाएगी मतलब आप लोगों के सामने, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, 70,000 रुपये टैक्सेबल आ जाएगा। इसका मतलब 70,000 रुपये की इनकम पर टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा। ओके, क्योंकि मतलब गत वर्ष में अगर कोई बकाया किराया है तो तुम आंसर की देकर तुक्के मत लगाए, और कुछ चीज़ें गलत होती है उनको गलत ही गलत होती है, उनको गलत को गलत ही माना जाएगा। उनको देखकर आप लोग किसी भी प्रकार को लेकर टेंशन मत लिया करो। ओके, बता गए। तो अगर कोई डूबा हुआ, अगर कोई भी बकाया किराया प्रीवियस ईयर में प्राप्त होता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाती है, और उस पर दोस्तों अपन अगर हाउस प्रॉपर्टी की और उस पर स्टेचुरी डिडक्शन दी जाती है 30% की। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए, 1 लाख का 30% 30,000 रुपये, तो 30,000 की छूट यहाँ पर दी जाएगी। और सर हाँ, अगर कोई डूबा हुआ किराया वसूल होता, अगर डूबा हुआ किराया वसूल होता, उस पर स्टेचुरी डिडक्शन नहीं दी जाती। ओके, अगला प्रश्न, न वसूल हुए किराए की कटौती, न वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत करने के बाद किराया वसूल हुआ 1 लाख रुपए का, तो इस राशि में कटौती कितनी होगी, न वसूल हुआ किराया, वही बात है। तो देखो न वसूल हुआ किराया, तो न वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद अपने को किराया कितना वसूला, 1 लाख, इस पर 200 कटौती कितना। तो आप जानते हो मित्रों कि आयकर अधिनियम 1961 धारा 24(1) के अंतर्गत आपकी 30% की 200 स्टेचुरी डिडक्शन दी जाती है, अर्थात 200 स्टेचुरी वैधानिक कटौती दी जाती है। वैधानिक कटौती केवल 3 परिस्थितियों में नहीं मिलती।
वैधानिक परिस्थिति क्या होती है? अरे भाई, न वसूल हुआ किराया, डूबा हुआ किराया नहीं दोस्तों, ये डूबा हुआ किराया नहीं है भैया, ये डूबा हुआ किराया नहीं है, ये वो किराया जो वसूल नहीं हुआ। तो यहाँ पर 30% मतलब 30,000 हो जाएगी। तुम समझ नहीं रहे। अरे भैया तुम समझ नहीं रहे। मैं तो निर्मल रानी बेटा ऐसे नहीं, तुक्के मतलब निर्मल बेटा आप पहले ऐसे तुक्के भाई देखो सुनो सुनिए। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24(1) के अंतर्गत 24(1) के अंतर्गत आप जानते हो वैधानिक कटौती मिलती है। वैधानिक कटौती दोस्तों जो एनएबी होती है उस पर मिलती है, लेकिन 3 परिस्थितियों में वैधानिक कटौती नहीं मिलती। एक तो परिस्थिति नंबर 1, जब नेट एनुअल वैल्यू अगर 0 हो तो वैधानिक कटौती नहीं मिलती। ओके आगे। उसके बाद दोस्तों नेट एनुअल वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो नहीं मिलती। और यदि दोस्तों डूबत किराए की वसूली होती है, डूबत किराए की वसूली, तो अगर डूबत किराए की वसूली होती है उस पर भी वैधानिक कटौती नहीं मिलती। बाकी प्रत्येक परिस्थिति में वैधानिक कटौती दिया गया। यहाँ पर प्रश्न था कि न वसूल हुए किराए की कटौती, यानी जो किराया अपने को वसूल नहीं हुआ वो बाद में दोस्तों मिल जाता है, वसूल हो जाता है 1 लाख। तो ये डूबा हुआ किराया नहीं था दोस्तों, इस पर 30% की कटौती यहाँ पर दी जाएगी। ओके। अगला प्रश्न, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है। यानी मकान संपत्ति यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात आती है तो इन सर एनएबी 0 हो या नेगेटिव, बिल्कुल एनएबी 0 हो या नेगेटिव हो या दोस्तों कोई डूबा हुआ किराया वसूल हो, उस स्थिति में दोस्तों वैधानिक कटौती नहीं मिलती। बाकी प्रत्येक परिस्थिति में वैधानिक कटौती मिलती। अब देखो यहाँ पर प्रश्न है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है नगर पालिका मूल्य, प्राप्त किराया, मानक किराया, वार्षिक। तो मित्रों सीधा आय गणना का आधार होता है तो वार्षिक किराया, एनुअल रेंट जो है। एनुअल रेंट जो होता है, एनुअल रेंट्स के आधार पर ही पता पड़ता है दोस्तों कि एक्चुअल में मकान किराए पर दिया गया है। एनुअल रेंट के आधार पर ही तय किया जाता है कि वाकई में मकान किराए पर दिया गया, और उसी के आधार पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना की जाती है एनुअल रेंट के आधार पर। मैं यहाँ पर एक बात और करेगा कि मकान शीर्षक के अंतर्गत दोस्तों आयकर अधिनियम 1961 की धारा 22 से लेकर धारा 27 तक की मैं बात कर रहा हूँ। धारा 22 से लेकर 27 तक की जब बात आती है उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन की बात की जाती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 22 से लेकर 27 तक का जो प्रावधान है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में, और इसके लिए दोस्तों वार्षिक किराए की बात की गई। किसकी बात की गई? वार्षिक किराए को लेकर बात की गई, एनुअल रेंट को लेकर यहाँ पर बात की गई है, या तो वार्षिक किराए को लेकर यहाँ पर गणना यहाँ पर की गई, एनुअल रेंट को लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन की गई। अगला, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में, ओके, यानी ग्रोस एनुअल वैल्यू में, क्या बात है, ग्रोस एनुअल वैल्यू में दोस्तों। इससे इन प्रश्नों को करने के बाद तुम्हारी जो यूनिट नंबर जो 10 है वो मान के चलो यूनिट नंबर 10 तुम्हारी मजबूत हो जाएगी जल्दी दोस्तों। मैं तुम्हारी लीगल एक्सपेक्ट देखो, अब आपको एक बात सुनो, देखो मैं तो सुनो, तुम्हारी यूनिट नंबर 3 का भी रिवीजन शानदार चल रहा है, यूनिट नंबर 5 का भी रिवीजन शानदार चल रहा है, यूनिट नंबर 10 का भी रिवीजन शानदार चल रहा है, और यूनिट नंबर 1 आपकी ऑलरेडी, अच्छा एक यूनिट नंबर 2 का भी रिवीजन चल रहा है। ये सारे रिवीजन चल रहे। अब जल्दी मैं आपकी बैंकिंग का रिवीजन भी करा दूंगा। तो मकान के सकल वार्षिक मूल्य, मकान के सकल वार्षिक मूल्य यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी, नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। ओके आगे, नगर पालिका कर गत वर्ष में किराएदार द्वारा, देखो नगर पालिका कर आप जानते हो मित्रों, ये बात आप जानते हो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अपन म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू मतलब म्युनिसिपल टैक्स को घटाते हैं, और म्युनिसिपल टैक्स को घटाने के बाद आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। अतः म्युनिसिपल टैक्स को घटाने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ शर्तें होती है कि नगर पालिका कर को कब घटाया जाता है। ओके, अब इसको नगर पालिका कर बोलो, इसको स्थानीय सत्ता के कर बोलो, इसको कर या सेवा कर बोलो, कुछ भी बोलो, इसको कई प्रकार से नामों से जाना जाता है दोस्तों। आगे सर जी थोड़ा यूनिट, हाँ हाँ बिल्कुल दो। तो मित्रों अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स को लेकर बात आ रही है। म्युनिसिपल टैक्स को लेकर तो सबसे पहले बात आती है कि अगर गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया गया हो, अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किराएदार देता है तो उसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कभी माइनस नहीं किया जाएगा। नहीं निर्मल वाले,
तो इसका मतलब अगर किराएदार के द्वारा म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट अगर किराएदार देता है तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कभी नहीं घटाया जाएगा। ओके, तो इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू से कभी नहीं घटाएंगे। ये बात कौन सी धारा में दी गई है? धारा नंबर 23 में दी गई है। गत वर्ष में मकान मालिक के द्वारा दिया गया है तो गत वर्ष में मकान मालिक के द्वारा दिया गया है। तो अगर मान लो दिया गया, अगर गत वर्ष में दोस्तों मकान मालिक के द्वारा अगर दिया गया है तो उसे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स को तभी घटाया जाएगा जब मकान मालिक के द्वारा चुकाया गया हो। अगर वो ड्यू है तो ड्यू को नहीं, मतलब उसका एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए, चाहे वो गत वर्ष का हो, चाहे वो अग्रिम वर्ष का हो, चाहे वो कोई से भी वर्ष का हो। जैसे सपोज करो मित्रों, ये आपका 2020-21 है, मान लेता हूँ, और ये आपका 2019-20 है, और ये मान लो आपका 2021-22 है। अगर मान लो इस साल म्युनिसिपल टैक्स 50,000 का चुकाया मकान मालिक ने, जिसमें से 20,000 का तो पिछले साल का था और 10,000 का अग्रिम था, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर में जितना म्युनिसिपल टैक्स चुकाया गया है, जितना म्युनिसिपल टैक्स मकान मालिक के द्वारा चुकाया गया है, उसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है। और म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू से कम भी हो सकता है, म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल की वैल्यू के बराबर होगा तो एनएवी जीरो होगी, और जब एनएवी जीरो होगी तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे साथियों, वहाँ पर स्टेचुटरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। म्युनिसिपल टैक्स 200 जीएवी से ज़्यादा है तो एनएवी नेगेटिव होगी, और एनएवी अगर नेगेटिव होगी तो उसके ऊपर भी स्टेचुटरी डिडक्शन का पेमेंट नहीं किया जाएगा। और आप जानते हो, अगर कोई मकान स्वयं के रहने के लिए काम में लिया जाता है, अगर कोई मकान पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर अगर वो मकान खुद के रहने के काम में लिया जाता है, उस मकान की एनएवी क्या होती है? जीरो होती है। उस मकान की एनएवी क्या होती है? जीरो होती है। अर्थात उस मकान की जो एनएवी होती है मित्रों, वो क्या होती है? जीरो होती है। इस बात को समझने की कोशिश करना। उस मकान की जो एनएवी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। उस मकान की एनएवी क्या होती है? जीरो होती है। हेलो बताइए, हाँ बताइए सर, बताओ, हाँ बताओ, हाँ सर, सब है इसमें। मैं अभी वापस मैं क्लास का फ़ोन करके बताऊंगा, ठीक है? सब है। आपको थोड़ा, आपने क्या 1 घंटे बाद सब पहले जब आप कोई चीज़ लेते हो ना, उसको पहले पूरा देखो, एक बार देखो उसको। आपने पूरा सर्च कर लिया, पूरा पूरा देख लिया आपने, फोल्डर सारे? बस तो फिर आपकी गलती है ना, ये गलती है ना, पहले आप सारे फोल्डर देखो। आपको जब फोल्डर देखोगे मेरे को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक बार उसको, आप जब अपन किसी मॉल में जाते हैं ना, कपड़े खरीदने से पहले पहले पूरे मॉल को देखते हैं। पहले पूरे मॉल को देखो, किस मॉल में क्या क्या है, कौन कौन सी दुकान है, कौन कौन दुकान में क्या क्या सामान रखा है, फिर सामान खरीदा जाता है, और फिर दुकानदार को परेशान करना पड़ता है। ठीक है, एक बार आप देखो, आपको अब जब आप देखोगे तो आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सब हो गई, सब अपलोड हो गई, सब अपलोड हो गई। ठीक है। आगे, सॉरी, अब देखो आगे, सॉरी, आगे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि म्युनिसिपल टैक्स को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कब घटाया जाता है? जब उसका प्रीवियस ईयर में भुगतान किया गया हो, और वो भी मकान मालिक के द्वारा, तो ही घटाया जाएगा, अन्यथा नहीं घटाया जाएगा। अगला, गत वर्ष 2019-20 में एक को बकाया किराए के 60,000 रुपये प्राप्त हुए। क्या बात है मित्रों, 60,000 रुपये उस बंदे को प्राप्त हो गए मित्रों। ओके, कितने? 60,000 रुपये आगे। तो अब पूछा 60 है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बकाया किराए के 60,000 रुपये प्राप्त है। धारा 25(1) के अंतर्गत कर योग्य राशि कितनी होगी? 25 के अंदर कर योग्य राशि कितनी होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मित्र। बताइए कितनी राशि कर योग्य होगी, ये प्रश्न आप देखो। यहां पर रेंट रिसीव हो रहा है 60,000 रुपये का, और इस पर निकालेंगे 30% स्टेचुरी डिडक्शन, 30% स्टेट डिडक्शन आ जाएगी। और आगे, ओके, तो अपन बात करते हैं, तो 60,000 की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो 60,000 का 30% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। तो बताओ मैं, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी भाई साहब?
यहाँ पर 42,000 की टैक्सेबल, यानी 42,000 की इनकम पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये 42,000 की इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान जाएगी। अर्थात दोस्तों, और ये देखो यहाँ पर धारा 25A आ जाएगा, तो ये भी समझ आएगा कि बकाये किराए के संबंध पर दोस्तों धारा 25A के आधार पर कर योग्य राशि की गणना की जाती है। और यदि कोई बकाया किराया प्रीवियस ईयर में प्राप्त होता है तो उसके बाद 30% की स्टेचुरी डिडक्शन दी जाती है। तो उस आधार पर आपकी टैक्सेबल जो इनकम है, यानी हाउस प्रॉपर्टी की जो टैक्सेबल इनकम है 42,000 रुपये आपकी आ जाएगी। बहुत है, ओह क्या बात है। धारा 44A(b) के अंतर्गत, धारा 44A(b) जो ऑडिट करने के बारे में है दोस्तों, जो ऑडिट करने से संबंधित है धारा 44, तो धारा 44A(b) के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण ऑडिटिंग अनिवार्य है यदि कुल बिक्री दोस्तों क्या हो 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अगर अधिक है दोस्तों, उस व्यक्ति को अपनी पुस्तकों की दोस्तों, अपने पुस्तकों की ऑडिट कराना कंपलसरी है दोस्तों। अगर किसी भी दोस्तों संस्था की अगर टर्नओवर, अगर किसी भी संस्था की टोटल टर्नओवर मित्रों अगर 1 करोड़ से अधिक हो जाती है, 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44A(b) के अंतर्गत उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराना क्या होता है, कंपल्सरी होती है। यानी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराना क्या हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। अतः लेखा पुस्तकों की ऑडिट कराना क्या हो जाती है, कंपल्सरी हो जाती है। बहुत ही लाजवाब। धारा 44A(b) के अंतर्गत, यानी धारा 44A(b) के अंतर्गत अगर मित्रों ऑडिट कराने की निर्धारित तिथि कितनी है, तो सामान्यतः बनाते हैं दोस्तों धारा 44A(b) के अंतर्गत ऑडिट कराने की जो निर्धारित तिथि है दोस्तों 30 सितंबर तक है। अर्थात 30 सितंबर तक उसको अपनी संस्थाओं की लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल कराना क्या होगी, अनिवार्य होगी। ओके मित्रों, अगला, फर्म के द्वारा साझेदारों को दिए गए पूंजी पर ब्याज कितना स्वीकृत, कहां तक स्वीकृत होता है। तो मित्रों आप जानते हो कि एक फर्म के द्वारा साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज की स्वीकृति की बात आती है, कि जब एक फर्म होती है, मेरे पास एक फर्म जो होती है वो अपने साझेदारों को पूंजी पर ब्याज की जब बात करें, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने की बात अगर एक फर्म के द्वारा की जाती है, तो उस स्थिति में दोस्तों वहां पर जो ब्याज की जो राशि है वो कहाँ तक सीमित है, तो कहाँ तक, तो जो अधिक स्वीकृति की बात करें ब्याज की, तो इसके लिए दोस्तों आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 जो बी है, 40B, धारा 40B में दोस्तों कहा गया कि 12% तक, कितना मतलब 12% तक स्वीकृत होगा। यानी 12% तक दोस्तों इंटरेस्ट ऑन जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट की लिमिट जो है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 12% तक स्वीकृत है। 12% से अधिक होगा तो दोस्तों उस केस में दोस्तों अगर बात करें, उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस पर उसको क्या है टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों उसको। तो 12% तक स्वीकृत होगा। उसके बाद ये कौन सी धारा में, धारा 40B में इसका प्रावधान किया गया, धारा 40B में इसका प्रावधान किया गया। ओके, तो आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40B के अंतर्गत कुछ शर्तों के आधार पर, कुछ शर्तों को पूरा करने पर साझेदारों को दिए गए पूंजी पर ब्याज की जो स्वीकृति है वो 12% होती है। जिसमें दो शर्तें क्या है, एक तो साझेदारी संलेख में उस ब्याज का प्रावधान होना चाहिए, साझेदार सक्रिय साझेदार होना चाहिए। मित्रों ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खर्चा व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं होता, यानी अलाउड नहीं होता, अर्थात दोस्तों उसे माइनस नहीं किया जाता। तो इनमें से आपको पता कि कौन सा खर्चा ऐसा है जो व्यापार हेड की शीर्षक में मतलब अलाउड नहीं होता। अब वैसे तो दोस्तों लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सारी लिस्ट यहाँ बता नहीं सकता, बस ये धारणा बैड डेब्ट जो होता है मित्रों उसको अलाउड करते हैं, अर्थात प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। जीएसटी को भी अलाउड करते हैं और एक्साइज को भी अलाउड करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स जो होता है वो अलाउड नहीं होता, ये धारणा। तो इनकम टैक्स का जो खर्चा होता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के अंदर दोस्तों अलाउड नहीं होता, अर्थात उसकी कटौती नहीं, मतलब उसको छूट नहीं मिलती, उसको नहीं घटाया जाएगा। ओके, तो आयकर जो होता है तो उसको अलाउड नहीं किया जाता। और हालांकि इसमें बहुत सारे खर्चे, अच्छा दोस्तों वो सारे खर्चे अलाउड होते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से होता है। अब आयकर का संबंध बिजनेस से तो है ही नहीं, तो भाई बिजनेस के लिए तो निगम कराएगा, माल और सेवा कराएगा, उत्पाद कराएगा। आयकर तो होता है दोस्तों व्यक्ति से, इनकम टैक्स तो किसी व्यक्ति की इनकम पर होने वाला टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स का मैटर तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा खर्चा या कौन सा व्यय हानि व्यापार और पैसे की आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है। ओके, अब देखो सोच समझ कर जवाब देना, सोच समझ। देखो आग से नष्ट हुए स्टॉक का व्यापारिक स्टॉक, तो स्टॉक का संबंध बिजनेस से होता है, तो ऑब्वियस बात है इसको अपन कटौती करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे। मनोरंजन खर्चा भी बिजनेस से संबंधित है,
व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन यह हो जाएगा। लेकिन एक साझेदारी फर्म के समझौते के प्रारूप तैयार करने के लिए अगर वकील को कोई फीस दी जाती है, उसका संबंध दोस्तों व्यापार और बिजनेस मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं होता, इसका व्यक्ति विशेष से संबंध होता है। तो इसको दोस्तों बिजनेस की इनकम में दोस्तों अलाउड नहीं किया जाता, अतः बिजनेस की इनकम में से इसको माइनस नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक खर्चों का भाग कितना अस्वीकृत होता है, कितना भाग अस्वीकृत होता है? तो आप जानते हो मित्रों, प्रारंभिक खर्चों का 1/5 भाग स्वीकृत होता है मित्रों। 1/5 भाग स्वीकृत, देखो 1/5 भाग तो स्वीकृत होता है, जबकि इसने अस्वीकृत की बात की तो कितना होता है? 4/5 भाग क्या होता है? अस्वीकृत का बड़ा। तो आप जानते हो मित्रों कि व्यापार से इनकम की कैलकुलेशन करते समय जो आपके प्रारंभिक खर्चे होते हैं, उन प्रारंभिक खर्चों का प्रतिवर्ष 1/5 भाग स्वीकृत होता है, जबकि 4/5 भाग अस्वीकृत होता है, उसको अपन अलाउड नहीं करते। अगला, कुछ दशाओं में आंतरिक शोध के लिए, इंटरनल रिसर्च के लिए भारित कटौती का 150% स्वीकृत होता है। ओके, किसी भी करदाता को, कंपनी करदाताओं को, वैधानिक शोध संस्थानों को या सहकारी समितियों को। तो मित्रों अपन जानते हैं कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दोस्तों कंपनी करदाताओं को दोस्तों आंतरिक शोध के लिए भारित कटौती का प्रावधान होता है, यानी केवल और केवल कंपनी असेसी को ही ये छूट मिलती है और किसी दूसरे असेसी को दोस्तों आंतरिक शोध के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं दी जाती। अगला, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो मित्रों एक डॉक्टर जो होता है ना, तो वो एक प्रोफेशन होता है, उसका कार्य बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में आएगा, अतः उसका कार्य प्रोफेशन की इनकम के आधार पर टैक्सेबल किया जाएगा। अस्वीकृत व्यय को छाड़ना है जिसको आप स्वीकृत नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मित्रों कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका स्वीकृत होता है। आयकर निर्धारण का खर्चा मशीन पर डेप्रिसिएशन, लेकिन जो आयकर होता है ना इनकम टैक्स, वो अस्वीकृत होता है क्योंकि इसका बिजनेस की इनकम से किसी भी प्रकार से कोई वास्ता नहीं होता। तो आयकर का बिजनेस की इनकम से कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए आयकर जो होता है तो वो एक अस्वीकृत खर्चे के अंतर्गत आता है। हाँ, इसकी जगह अगर निगम कर होता तो निगम कर को दोस्तों स्वीकृत खर्चों के अंतर्गत शामिल किया जाता, अतः उसको अलाउड एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अतः वो अलाउड एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। अगला, व्यापार से आय की गणना में, व्यापार से आय की गणना में किन किन को स्वीकृत किया जाता है, कौन कौन से चीजों को स्वीकृत किया जाता है? अब देखो यहां पर संदिग्ध ऋण संचय, तो संदिग्ध चीजों को शामिल नहीं करते, संदिग्ध चीजें शामिल कभी नहीं होती। व्यापार से आय की गणना करते समय वास्तविक एक्चुअल, जो एक्चुअल बैड डेब्ट्स होगा, जो एक्चुअल में जो पैसा डूबता है, एक्चुअल जो बैड डेब्ट्स होगा उसी को अलाउड किया जाता है, यानी जो एक्चुअल में पैसा डूबा उसी को अलाउड किया जाएगा, बाकी चीजों को अलाउड यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यानी वास्तविक डूबत ऋण को ही दोस्तों बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में से अलाउड किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि 31 मार्च 2019 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए प्रारंभिक खर्चे के लिए स्वीकृत कटौती होगी। तो 1 लाख का प्रारंभिक खर्चा, इसका 1/5 भाग कितना होता है? 20,000 रुपये होता है। तो 20,000 रुपये क्या हो जाएंगे? अलाउड हो जाएंगे, बाकी 80,200 क्या होंगे? अस्वीकृत होंगे। ओके, क्योंकि प्रारंभिक खर्चों की जो कटौती होती है दोस्तों, वो प्रारंभिक खर्चों की जो स्वीकृत कटौती होती है, प्रारंभिक खर्चों की जो स्वीकृत कटौती होती है वो 1/5 होती है मित्रों। ओके, 1/5 होती है, अर्थात 20,000 रुपये तक उसकी कटौती होती है, 20,000 रुपये तक उसकी क्या होती है? कटौती यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, अगला प्रश्न, माल वाहन भाड़े का भुगतान, माल वाहन भाड़े का भुगतान 30,000 पर रोकड़ में किया गया। यहां पर अस्वीकृत खर्चा कितना होगा? अस्वीकृत खर्चा कितना होगा? तो आप जानते हो मित्रों कि माल वाहन भाड़े का जो भुगतान है 30,000 करोड़ स्वीकृत, तो 20,000 से ज्यादा है तो मित्रों अस्वीकृत 0 होगा, 20,000 तक होगा तो स्वीकृत होता है दोस्तों। ओके, यहाँ पर दोस्तों अस्वीकृत होगा दोस्तों। ओके, अस्वीकृत यानी दोस्तों इसकी किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं मिलेगी। ओके, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो माल वाहन भाड़े का जो भुगतान है 30,000 पर रोकड़ में किया गया। तो यहाँ पर अस्वीकृत खर्चे की बात है कि अस्वीकृत खर्चा जो है वो कितना होगा दोस्तों? तो 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0 आप लोगों के सामने चला जाएगा। ओके, यहाँ पर भाड़े वाड़े की बात अगर अपन करते हैं तो बहुत अच्छा। अगला मित्रों, इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखिए कितना आंसर आप दे पाते हो, मैं देखना चाहता हूँ।
देखो, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख रुपए का पूंजीगत खर्चा किया। कंपनी को कटौती मिलती है 1/5, 5 किस्तों में कटौती मिलती है, 5 किस्तों में। तो 1 लाख का 1/5 होता है 20,000, तो 20,000 की कटौती मिलेगी, यानी 5,000 मतलब 1/5। तो कंपनी अगर दोस्तों किसी भी प्रकार की परिवार नियोजन प्रोत्साहन योजना के तहत दोस्तों खर्चा करती है, तो उस पर किया गया खर्चा, जो पूंजीगत खर्चा, उस पूंजीगत खर्चे की 5 किस्तों में उसको कटौती मिलती है। 5 किस्तों में क्या मिलती है? कटौती मिलती है। अर्थात 5 किस्तों में उसको कटौती मिलती। तुम तुक्के मत लगाओ, तुम तुक्के बहुत लगा रहे हो, बट कोई बात नहीं दोस्तों, हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा टिपिकल हो। अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा भी नहीं था, कोई काम का नहीं था, लेकिन दो। तो यहाँ पर 1 लाख, तो अगर कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में अगर 1 लाख रुपए पूंजीगत खर्चा करती है, तो उसकी 5 किस्तों में कटौती मिलती है। अतः 1/5 भाग के आधार पर उसकी कटौती दी जाती है। अतः 20,000 रुपए की कटौती उसको मिलेगी। ओके, अगला, पूंजीगत लाभ को कितने प्रकार में बांटा गया? पूंजीगत लाभ को कितने, तो पूंजीगत लाभ को दोस्तों कितने, पूंजीगत लाभ जो होता है तो उसको कितने, तो पूंजीगत लाभ को दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्वीकृत और एक होता है अस्वीकृत। 2 भागों में बांटा गया, एक होता है अलाउड होता है और एक ओके में। तो आ जाएगी। अगला आता है तो निम्न में से कौन सी पूंजी, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल दिया। पूंजीगत लाभों को 2 भागों में बांटा गया। तो एक होता है आपका लॉन्ग टर्म, एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म अगर मतलब अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों को बेचने से जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों को बेचने से जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो पूंजीगत लाभ की बात आती है, कैपिटल जो गेन होता है, कैपिटल गेन को दो कैटेगरी में बांटा गया। कैपिटल गेन दो होता है, एक होता है अल्पकालीन पूंजीगत लाभ और एक होता है दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। अल्पकालीन पूंजीगत लाभ वो होता है जो अल्पकालीन पूंजीगत संपत्तियों को बेचने से होता है, और दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ होता है जो दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्तियों को बेचने से होता है। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? पूंजी संपत्ति में कौन सी संपत्ति को शामिल नहीं किया जाता? तो ये बड़ा प्यारा प्रश्न है कि पूंजी संपत्ति में कौन सी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया। अब देखो, सबसे पहले बात तो आती है कि दोस्तों पूंजी संपत्ति की परिभाषा धारा 214 में दी गई है। पूंजी संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया जाता है, सिवाय देखो व्यापार की ख्याति को, अच्छा व्यापार की ख्याति जो बिजनेस की जो गुडविल होती है, मतलब बिजनेस की गुडविल को दोस्तों अपन पूंजीगत संपत्ति मानते हैं, लेकिन जो पेशे की गुडविल होती है, प्रोफेशन की जो गुडविल होती है, उसे पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। अर्थात गुडविल जो होती है, मतलब अगर गुडविल मेरे प्यारे साथियों अगर बिजनेस की गुडविल है तब तो वो कैपिटल असेट्स है, लेकिन अगर वो प्रोफेशन की गुडविल है तो वो कैपिटल असेट्स नहीं है। आपका जो आभूषण है मित्रों वो आपकी कैपिटल असेट्स है, लेकिन व्यापारिक माल का जो स्टॉक है वो पूंजीगत संपत्ति नहीं होता। दिल्ली में कृषि भूमि होती है वो पूंजीगत संपत्ति की बात आ जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों अपन कह सकते हैं कि कुछ ऐसी संपत्तियां होती है जिनको पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। वो कौन कौन सी होती है? एक तो जाएगा आपका व्यापारिक स्टॉक। जो व्यापारिक स्टॉक होता है दोस्तों जिसका व्यापार किया जाता है वो पूंजीगत संपत्ति में नहीं आता। एक आता है निजी प्रयोग की चल संपत्तियां, यानी आपके पर्सनल यूज में आने वाली जितनी भी आपकी चल संपत्तियां होती है, निजी प्रयोग में आने वाली जितनी भी संपत्तियां होती है दोस्तों वो भी आपकी कैपिटल असेट्स में नहीं आती, लेकिन ज्वेलरी को छोड़कर। ज्वेलरी इसका अपवाद है। ओके, फिर आता है तो प्राचीन वस्तुओं का संग्रह जो, अच्छा भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, अगर भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई कृषि भूमि होती है मित्रों वो पूंजीगत संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। यानी भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जो कृषि भूमि होती है मित्रों वो आपकी पूंजीगत संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। साथ ही साथ दोस्तों आता है स्वर्ण बॉन्ड। कोई भी गोल्ड बॉन्ड, कोई स्वर्ण बॉन्ड या विशेष धारक बॉन्ड, कोई स्वर्ण बॉन्ड या विशेष धारक बॉन्ड अगर कोई होते हैं मित्रों ये भी पूंजीगत संपत्ति में नहीं आते। गुडविल जो होती है मित्रों पूंजीगत संपत्ति होती है यदि गुडविल व्यापार की है तो। अगर गुडविल तो प्रोफेशन की है तो वो पूंजीगत संपत्ति का पार्ट नहीं मानी जाती। तो दोस्तों मैंने आपको सारी बातें सिंपल शब्दों में समझा दी। व्यापारिक स्टॉक कैपिटल असेट्स में नहीं आता,
निजी प्रयोग में आने वाली चल संपत्तियां वो कैपिटल असेट्स में आती है, ज्वेलरी को छोड़कर। भारत में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई, ये दिल्ली में है और दिल्ली कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि होती है तो उसे कैपिटल असेट्स के अंतर्गत शामिल नहीं करते। अगर कोई गोल्ड बॉन्ड है या विशेष धारक बॉन्ड है वो भी कैपिटल असेट्स के अंतर्गत शामिल नहीं होता। और जब कैपिटल असेट्स ही नहीं है तो फिर कैपिटल गेन भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब कैपिटल असेट्स नहीं है तो फिर कैपिटल गेन कहां से हो सकता है? कैपिटल गेन के लिए कैपिटल असेट्स का होना जरूरी मित्रों। जब तक कैपिटल असेट्स नहीं होगी कैपिटल गेन होने का चांस ही नहीं है। अगला देखो कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया आप लोगों से। देखो ये कह रहा कि लखनऊ में स्थित भूमि का टुकड़ा, मतलब लखनऊ में भूमि है, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं है। ओके, बेशक डी को गत वर्ष में 50,000 का लाभ होता है। भूमि का टुकड़ा 31/12/2008 में खरीदा था। तो बताओ मतलब उस पर, तो अगर मित्रों उस पर साग सब्जी उगाई थी तो मित्रों ये दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ होगा। क्योंकि अगर दोस्तों कोई संपत्ति 36 महीने के बाद बेची जाती है तो 2008 में खरीदा था और 2020-21 में अगर उसको बेचोगे तो लगभग 10-12 साल। ओके आगे आगे अब देखो। ओके मित्रों अब सुनना मित्रों, एक बात और सुनना मित्रों, आप लोग यहाँ पर एक बात सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों यहाँ पे कि कोई भी कैपिटल असेट्स अगर 3 साल के बाद बेची जाती है तो वो लॉन्ग टर्म होती है और 3 साल के अंदर बेची जाती है तो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ चीजों को छोड़कर। यहां पर जो लैंड है वो 2008 में खरीदी थी, 2020 में उसको बेच रहे हो, मतलब लगभग 12 साल के बाद बेच रहे हो। और 12 साल को बेचने के बाद अगर आपको कोई गेन होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ओके, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके तो अब मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। आगे अच्छा आगे, एक साझेदारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा, मतलब रहने का मकान बेचा। ओके बात है, बहुत अच्छी बात है, रिहायशी मकान उसने बेच दिया, अच्छी बात है। ओके, फर्म को किस धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कटौती मिल सकती है? रिहायशी मकान को बेचने में, रिहायशी मकान को बेचा उसने। ओके, कि एक साझेदारी फर्म ने रिहायशी मकान को बेचा है, फर्म को किस धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के कटौती मिल सकती है? यानी कटौती को लेकर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। धारा 4, तो धारा 4 का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। धारा 54D आ जाएगा, 54EC आ जाएगा, 54F आ जाएगा। तो यहाँ पर कटौती को लेकर बात की जा रही है, कटौती को लेकर। ओके देखो तो ये तो अच्छा, इसको मैं धारा 54 कहता हूँ, ये धारा 54 एक तो। ओके, तो यहाँ पर एक तो साझेदारी फर्म की बात आ रही है और उसने एक रिहायशी मकान बेचा। कौन सा मकान? रिहायशी मकान उसने बेचा, रिहायशी मकान उसके द्वारा बेचा गया। ओके, तो रिहायशी मकान अगर बेचा गया है और रिहायशी मकान अगर बेचा है तो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की कटौती कौन सी धारा के तहत मिलेगी? ये बड़ा बात है, बड़ा सा प्यारा ऑप्शन है। अग्रवाल निमित्तान का डी, बिल्कुल सही आंसर है डी मकान। यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा। 54F जाएगा, 54F में इसकी छूट मिलेगी क्योंकि 54F में उसकी छूट दी जाएगी क्योंकि उसके पास केवल एक ही मकान था। ओके, उसके पास केवल एक ही मकान था दोस्तों, एक ही मकान यहाँ पर था उसके पास। ओके आगे, तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। नहीं दोस्त गलत है, गलत है। 54F की छूट तो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलती है। तो सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर छूट मिल सकती है। देखो छूट मिल सकती है तो 54EC में मिल सकती है क्योंकि 54EC की छूट ऑल एसएससी को मिलती है। 54EC की छूट ऑल एसएससी को मिलती है। 54EC की छूट जो होती है वो ऑल एसएससी को मिलती है। देखो 54D, 54F इनकी छूट तो इंडिविजुअल और एचओ होती है। 54EC की छूट जो होती है वो ऑल एसएससी को मिल सकती है, ऑल एसएससी को। बस इसके लिए शर्त क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के 6 माह के भीतर, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के 6 माह के भीतर दोस्तों उसका इन्वेस्टमेंट या तो इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी में किया गया हो या उसका इन्वेस्टमेंट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन में किया गया हो। इनमें से कहीं पर भी अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है तो 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो उसको छूट मिल जाती है 54EC में। कोई भी करदाता, चाहे वो इंडिविजुअल एचओ कंपनी फर्म कोई भी हो, अगर उसको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के बाद अगर वो 6 महीने के अंतर्गत उस गेन का पैसा या तो इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी में लगा देता है
या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में लगा देता है तो उसको छूट मिलेगी, और छूट की लिमिट कितनी है 50 लाख तक, 50 लाख तक की वो छूट ले सकता है, इससे ज्यादा। तो यहां पर आंसर सी आएगा दोस्तों, सी। अगला, निम्न में से किस मद पर पूंजीगत लाभ का कर योग्य होता है? कौन सी मद पर पूंजीगत लाभ कर योग्य होता है, बताओ कौन सी मद? मित्रों आप जानते हो विशेष धारक बॉन्ड ये कैपिटल असेट्स नहीं होती। जब कैपिटल असेट्स नहीं होती तो कॉमन सेंस की बात है कैपिटल गेन भी नहीं होगा। गोल्ड बॉन्ड कैपिटल असेट्स नहीं होती तो कैपिटल गेन नहीं होगा। व्यापारिक स्टॉक कैपिटल असेट्स नहीं होती तो कैपिटल गेन नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जब कोई कैपिटल असेट्स है ही नहीं है तो फिर कैपिटल गेन की बात कहां पर आ जाएगी? क्योंकि कैपिटल गेन के लिए कैपिटल असेट्स का होना जरूरी है। जब कैपिटल असेट्स नहीं तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। ओके मित्रों, आगे अगला है मित्रों, घरेलू फर्नीचर को बेचने से इनकम जो होती है, घरेलू फर्नीचर को बेचने से इनकम कर मुक्त होती है, क्योंकि दोस्तों घरेलू फर्नीचर को पूंजीगत संपत्ति का भाग नहीं माना जाता। अब जब पूंजीगत संपत्ति का भाग नहीं है तो उससे किसी भी प्रकार का कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। अगला अगला है मित्रों, एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर कितनी होती है? दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर कर होता है दोस्तों 20%, जबकि अल्पकालीन पूंजीगत लाभों पर होता है लगभग 15%। ओके, अल्पकालीन पूंजीगत लाभों पर 15% और दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों पर कितना होता है दोस्तों आपका? कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20%। ये है दोस्तों आज के 25 प्रश्न। देखो मित्रों, मैं आप लोगों के 25-25 प्रश्नों के माध्यम से डेली लगभग सुबह 12:30 बजे से लेकर दोस्तों आपके 1:30 बजे तक आपकी डेली कक्षा लेता हूं आप लोगों को लेकर, जो आपकी तैयारी चल रही है, जिसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं मित्रों के। ये 25-25 प्रश्न चलेंगे जिसमें अपन 250 प्लस प्रश्न करेंगे। इन 250 प्लस प्रश्नों को करने के बाद आपकी जो यूनिट नंबर जो 10 है, यूनिट नंबर जो 10 आपकी है वो आपकी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी, ये मैं मानता हूँ। तो मित्रों इस बार आप सभी लोग जेआरएफ करो तो जेआरएफ आपका निकलना चाहिए। अच्छा, मैथ्स की क्लास आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, मैथ्स हरीश सर को पढ़ाई रहे, तो आराम से पढ़ते रहो, मस्त को पढ़ो, पुराने वीडियोस को देख लो, पुराने टॉपिक्स को कवर कर लो, जितने भी वीडियोस वगैरह टॉपिक कवर कर लो, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो डेली आपको मैं 25 प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, टॉप 25 प्रश्न, जिनके आधार पर आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। ओके, तो इसी के साथ साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं दोस्तों कल अगली कक्षा में दोस्तों आप लोगों के लिए। तब तक ले लो, टेक केयर मित्रों, बाय बाय। जब भी कोई क्लास होगी मैं आपको इन्फॉर्म दे दूंगा दोस्तों, जब भी बीच में कोई क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। ओके, सिमी कुमारी थैंक यू मित्रों। ठीक है, निर्मल रानी बेटा समझ आ गया आपको? कुछ बच्चे नए थे आज, उनको समझ आ गया सबको? चलिए, तो प्रैक्टिस है, थोड़ी स्पीड में चलूंगा, आ गया। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपलोड हो रही बेटा, जेमिनल में अपलोड हो रही है।